छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष मरकाम साहब का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे एक अवसर दिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस परिसर में मैं आपसे मिल सकूं और आप सबका भी बहुत ही विनम्रता से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और आप यहाँ आए हैं। आज सबसे पहले तो मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं आधुनिक भारत के निर्माता, जिन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर पंचवर्षीय योजनाएं चलाकर बांध बनाकर एक सशक्त भारत की आधारशिला प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में रखी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं कुछ कहूं इसके पहले एक और मोदी जी की सरकार के 9 साल पूरे हो गए, दूसरी ओर कल भारत के संविधान का जहां से निर्माण होगा, जहां सदन की कार्रवाई चलेगी, उस संसद का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस सपने का अपमान होगा, उस संविधान का अपमान होगा जिसमें सदन का मुखिया, मैं इस पे बल देता हूं, सदन का मुखिया, दोनों पार्लियामेंट को जो संयुक्त रूप से संबोधित करने का अधिकार जिसको है और जो संविधान का मुखिया होता है, जिसे हम द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री कहते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द नेशन कहते हैं, हम लोगों के बारंबार अनुरोध के बावजूद भी उनसे महामहिम राष्ट्रपति जिससे इसका उद्घाटन नहीं कराया जा रहा है, अब शायद महामहिम राष्ट्रपति जी का इतना दोष है, हम लोगों के लिए तो आदरणीय है कि वो आदिवासी हैं, महिला हैं और इस देश का दुर्भाग्य, मैं और किसी का दुर्भाग्य नहीं कह रहा हूं, कि एक ऐसा राजा है इस देश में जिसे अपनी फोटो और उसकी फ्रेम में कोई दूसरा पसंद नहीं आता। पत्थर पे किसी और का नाम हो जाए, इतिहास जब पढ़ा जाए, वो नाकाबिले बर्दाश्त। कभी कभी हमारे कुछ मित्र विधानसभाओं की तुलना करने लगते हैं, तो विधानसभा संविधान नहीं बनाती, सदन उसके अपना गौरवशाली, मैं 9 बार विधायक रहा हूं, अध्यक्ष जी कई बार विधायक हैं, उसके अपने अधिकार हैं, परंतु संविधान बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को होता है और संविधान का मुखिया सिर्फ राष्ट्रपति होता है। ये फर्क मैं शुरू में इसलिए कह दूं कि ये सवाल न उठे कि इस विधानसभा का किसने किया, उस विधानसभा का किसने किया, ये फर्क मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर दूं। इसमें सिर्फ राष्ट्रपति का अपमान की बात नहीं है, एक और बड़ा अपमान हो रहा है, एक किसान का, एक पढ़े लिखे अधिवक्ता का। इन्विटेशन कार्ड देखिए तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे और लोकसभा के अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। व्हाट अबाउट राज्यसभा?
लोकसभा के अध्यक्ष तो रहेंगे पर राज्यसभा का सभापति नहीं रहेगा। 2 सदन होते हैं ना, पार्लियामेंट तो 2 से बनती है ना, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो लोकसभा के अध्यक्ष तो उपस्थित रहेंगे, पर राज्यसभा जिसका सदस्य मैं हूं, हाउस ऑफ जिसको कहा जाता है कि वरिष्ठ काउंसिल ऑफ स्टेट, छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व, हर राज्य का जहां प्रतिनिधित्व होता है, उसके सभापति का जिक्र तक नहीं। और प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति के बाद सभापति राज्यसभा, फिर उसके बाद लोकसभा का अध्यक्ष आता है। मैंने कहा कि ये सारी चीजें शुरू में स्पष्ट कर दूं, इससे इस चैप्टर को यही समाप्त करूं। लेकिन एक राजा की ललक कि एक फोटो हो तो बस मैं, मेरे अलावा कोई नहीं, एक ही फ्रेम हो। वो जब लगाया जा रहा था ना अशोक स्तंभ ऊपर, तो स्पीकर साहब फोटो में आ रहे थे, उनसे कहा जरा थोड़ा आप उधर दे सकते। होती एक बीमारी, हिंदी में इसका नाम है आत्ममुग्ध। आत्ममुग्ध, जो आत्ममुग्धता का शिकार होता है वो देश को सब भूल जाता है। ये मेरा आज सौभाग्य है कि मैं छत्तीसगढ़ आया हूं। दिल्ली में क्योंकि सदन का उपनेता भी हूं, वर्किंग कमेटी का मेंबर भी हूं, राज्यसभा का सदस्य भी हूं, तो पूरे देश से लोग आते रहते हैं और आपकी बिरादरी से बहुत चर्चा होती रहती है। छत्तीसगढ़ सरकार को वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट दिल्ली में आका जाता है। श्रेष्ठतम सरकारों में से एक है, सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा मैंने, श्रेष्ठतम सरकारों में से एक है। और यहां के मुख्यमंत्री बघेल जी एक सुलझे हुए मुख्यमंत्री के रूप में श्रेष्ठतम मुख्यमंत्री जाने जाते हैं। मैं इसके लिए बधाई देता हूं अपने प्रदेश कांग्रेस के कमेटी के अध्यक्ष और सभी एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेकर पूरी मंत्रिपरिषद को आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में वो कहावत चरितार्थ कर दी कि सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़ी। तो आज ये उतार लिया है जमीन पे, इसके लिए मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं कि ये बना रहे। पर आज मेरा विषय है और एक विषय विशेष पर मैं और कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूरे देश में, राजधानियों में इसी समय लगभग 12 बजे संबोधित कर रहे हैं। और एक ही विषय है हमारा, दोबारा कह दूं, एक ही विषय है मेरा। उसके कहने के पीछे आप समझ रहे होंगे मेरा मकसद है कि हमको यहीं तक रखिएगा, इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये विषय विशेष की पत्रकार वार्ता है जो पूरे देश में इसी समय हर राजधानी में हो रही है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे छत्तीसगढ़ में आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। और उसका कारण है कि 9 साल पूरे हुए भाजपा सरकार को, कल पूरे, तो उसे दबा दिया भाजपा ने। उपलब्धियां नहीं बता रहे हैं। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हो उपलब्धियों की तो भाई मुझे जानकारी नहीं छत्तीसगढ़ में, वरना तो ये बारी उनकी थी कि वो बताते कि 9 साल हमारा बीत गया, 365 दिन, आज से 364 दिन हमारा रह गया, तो हमने ये किया वो किया, ये किया वो किया, कुछ तो बताते। पर दुर्भाग्य उनका है कि वहां ऑस्ट्रेलिया से प्रधानमंत्री जी आसमान में उड़ते हैं और वहां ऑस्ट्रेलियन सरकार 5-5 यूनिवर्सिटीज में बैन कर देती है। उत्तर प्रदेश, मध्य, उत्तराखंड, कई राज्यों को, उसके पहले आप लोग भी हो चुके हैं, कई यूनिवर्सिटी, यहाँ छात्र नहीं आएंगे। ये है डंका जो बजा है वहां पे। अब डंका बजा है कि घंटा बजा है, ये फैसला आप कर लीजिए। यानी कि इससे बड़ा अपमान प्रधानमंत्री का और कोई नहीं हो सकता था। 9 साल पर अगर आप नजर डालें, अगर मुझे एक लाइन में कहना हो तो भाजपा सरकार को मैं कहूंगा
9 साल विश्वासघात की सरकार, और ये विश्वासघात किसी एक के साथ नहीं हुआ। मैं आडवाणी जी का जिक्र नहीं कर रहा, या गुजरात के पटेल जी का जिक्र नहीं कर रहा हूं। कुछ होते हैं महारथी, जिस सीढ़ी पे पैर रखते हैं उस सीढ़ी को तोड़ देते हैं जिससे दूसरा न चढ़ सके। तो यही हुआ गुजरात में केशुभाई पटेल के साथ, और यही हुआ दिल्ली में आडवाणी जी के साथ। तो ये 9 साल विश्वासघात की सरकार है जो भारत की जनता के साथ विश्वासघात हुआ। 9 साल नए नए जुमलों की सरकार, ऐसे ऐसे जुमले गढ़े जाते हैं जो मेरे ख्याल से बहुत दिन कोई रिसर्च करे तो शब्द नहीं गढ़ पाएगा, जो जुमले गढ़ लिए जाते हैं। मैं किसी के सर्टिफिकेट के बारे में, शिक्षा के बारे में कोई बात यहां नहीं कर रहा हूं, सिर्फ रिसर्च की बात कर रहा हूं। 9 साल झूठे वायदों की सरकार, जो कह दिया वो किया नहीं। आगे मैं विस्तार से मैंने आप सबको दिया है, लिखने की जहमत ना फरमाएं तो अच्छा है। मैं अभी बंटवा दूं आप चाहें, जिससे कि आपका ध्यान मेरी तरफ रहे। बंटवाया है? अभी बंटवाएंगे। नहीं, दे दीजिए, हमें कुछ नहीं छिपाना, और जो है सब बोलूंगा। दे दीजिए उसको, मैं 2 मिनट रुक जाता हूं, तो आप सबका ध्यान लिखने में नहीं रहेगा, फिर सीधे आप संबोधित करेंगे। दे दीजिए उसमें कोई किताब नहीं, किताब किताब नहीं, ये हमारी प्रेस रिलीज है जो मेरे पैर। मैं इसमें कुछ विदोड़ नहीं करूंगा, इसलिए बतवा दें। क्या चीज? अभी बचा है, अभी तो हम इतनी दूर से चल के आए, 15 मिनट भी नहीं देंगे। नहीं, 15 मिनट तो दीजिए, 15 मिनट तो दीजिए साहब। 15-20 मिनट के बाद आप 1 घंटा ले लीजिएगा। जितने सवाल करेंगे उतने जवाब दूंगा, लेकिन 15 मिनट में मैं दिल में पता ही कितनी तैयारी करके आया हूं। मैं आप सब नकारे दे रहे हैं, पढ़ता हुआ आया हूं हवाई जहाज में, और आप चाहते हैं कि मैं बोलूं भी ना। ठीक है, कंटिन्यू करें। तो ये 5 साल एक आत्ममुक्त राजा की तुगलकी फैसलों की कहानी। अब उसमें आएगा नोटबंदी भी आएगा, उसमें 500,000 की नोट बंद करना भी आएगा 6 साल 6 महीने बाद। वही 2000 जिसमें चिप्स लगी थी, जो 155 मीटर नीचे से भी सिग्नल मारती थी, 3 किलोमीटर दूर से सिग्नल मारती थी, वो चिप्स भी अब दफन हो जाएगी। मेरी सरकार से अनुरोध है कि भाई नोट तो खत्म कर दो, पर चिप्स तो निकाल लो, बड़ी कीमती रहेगी। तो मैं सारांश में ये है, कुछ प्रश्न मैं जरूर जो है। मेरा पहला सवाल अर्थव्यवस्था को लेकर, ये आंकड़े कि जो गरीबी रेखा के नीचे ऊपर गए थे, उसमें 22 करोड़ कुछ लाख, लगभग 23 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे इन 9 सालों में आए। और जो अमीर लोग थे, मुख्यतः तो हम दो, हमारे दो हैं, पर 14 घरानों में इस देश की 75 से 90% दौलत सिमट गई, उनके हाथों में चली गई। तो अमीर अमीर हुआ है, गरीब गरीब हुआ है। इसके अलावा जो मूल्य वृद्धि हुई है, अब उस समय तो वादा था कि ये जो 50 रुपए लीटर पेट्रोल बेच रहे हैं, मुझे मौका मिला तो 25 रुपया 30 रुपए पेट्रोल बिकेगा।
उस समय $110 पर बैरल था कच्चा तेल, आज $50 पर बैरल है, $70 पर बैरल है, 49-46 तक गया, लेकिन पेट्रोल 100 के पार गया। यही एक काफी है बताने के लिए। उस समय जब सिलेंडर में दाम बढ़ा था 300 से 350, 400 हुआ था, तो आज के कई मंत्री उसको ढोलक बना के चौराहों पे बैठ गए। और उस समय था रही तो गैस है, इस गैस को तो 100 रुपया में बिकना चाहिए, फालतू है। आज वही फालतू चीज 1100 के आसपास है, कहीं कुछ 10-15 कम होगा, कहीं 10-15 ज्यादा होगा। इससे नोटबंदी और जीएसटी जो किया, इससे छोटा व्यापार प्रभावित हुआ, लघु मध्यम उद्योग प्रभावित हुआ, वो कमजोर पड़ा। अब जो 20 रुपए की नोट की कहानी है, ये तो आपके सामने घटित हुई है। 6 साल 6 महीने पहले क्या थी, अब क्या है। एक इतिहास में था, मैं किसी को कह नहीं रहा हूं, नहीं कहीं कल कहने लगे कि मुझे एक गाली और मिली। मैं सिर्फ तुलना कर रहा हूं, किसी को कुछ नहीं कह रहा हूं। एक राजा हुआ था दिल्ली में, वो अपनी राजधानी ले गया दौलताबाद, तुगलक। हाँ भैया, सभी जानते हैं। कुछ दिन में आप उनको भूल जाएंगे, एक दूसरा नाम याद रखेंगे। तुगलक था जो ले गया राजधानी, और कुछ दिन बाद वो फिर दिल्ली ले आया। तो कुछ दिन पहले 2000 की नोट बनी, अब 2000 नोट वापस आई। कुछ उसी फैसले की याद आ जाती है। मैं तुलना कर रहा हूं, किसी को कुछ कह नहीं रहा हूं, और मैं कहता भी नहीं। दूसरा, कृषि और किसान। 1 साल आंदोलन चला किसानों का, वरना तो गोडाउन बन गए थे उन 2 में से एक के, और खरीद सीधे वहां जानी थी। पर 750 लोग शहीद हुए किसानों से। आखिर में राजा को झुकना पड़ा किसानों के सामने, पर फिर विश्वासघात किया। तीनों काले कानून तो वापस ले लिए, पर एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य आज तक इंतजार हो रहा है उसका। कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बनी, हर प्रदेश अपना बनाता रहे। भ्रष्टाचार, मित्रवाद। ये जरूर है कि मोदी सरकार एक बात के लिए जानी जाएगी कि मित्र के लिए जरूरत पड़े तो देश कुर्बान कर देंगे। ऐसा मित्र तो शायद इतिहास में बहुत कम मिले होंगे कि अपने मित्र के लिए हम देश कुर्बान करते हैं। मोदी जी करते हैं, भाजपा करती है। अपने 2 मित्रों के लिए देश कुर्बान, उसके सारे संस्थान उन्हीं की तिजोरी के हवाले होते चले जा रहे हैं। और कुछ और है, लेकिन ज्यादा यही है। अब आज तक एमएसपी नहीं आई, दुगना कहा था ना, 200% मुनाफा करेंगे, वो भी नहीं आया। तीसरा सवाल है भ्रष्टाचार। LIC, उसका एक नारा है, नाम विश्वास का, वो नारा भी खंडित कर दिया। उसका पैसा चला गया एक ऐसी जगह जो जिसकी LIC उसको मालूम ही नहीं। ये जो कहिए सही मौके पे हम लोग 13 मार्च से 6 अप्रैल तक लगातार प्रतिवाद करते रहे, तो अब थोड़ा पैसा वापस आ गया LIC का। और बैंकों का ये धोखा है उनको जिन्होंने अपना पैसा LIC में जमा किया था। एकाधिकारवाद से आज जिनकी जयंती है, उन्होंने अलग किया था, और उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने। एक आध पंडित जवाहरलाल ने सार्वजनिक उद्योग बनाए, सार्वजनिक उद्यम बनाए। उनको अब एक मित्र के हवाले ज्यादा से ज्यादा कहीं दूसरे मित्र के हवाले किया जा रहा है। देखिए, जब एकाधिकार होगा, जैसे बिजली के क्षेत्र में धीरे धीरे उन 2 में से एक मित्र का हो रहा है, तो फिर वो कमांड करेगा कि हम बिजली का ये रेट है, लेना है लो, नहीं लेना हो मत लो। जब उत्पादन हमारे हाथ में होगा तो फिर उसका दाम भी वही तय करेगा। अब इसी तरह बहुत सी चीजें हमने लिख दी है। चौथा,
मेरा 56 इंच का सीना है। भाई बताने की क्या जरूरत है, जनता से क्या मतलब कि आपका 56 है कि 54? अब किसको बता रहे थे भगवान जाने। कोई अगर लाल आंख करके देखेगा तो मैं उससे नजर मिला के बात करूंगा, आंख से आंख मिला के बात करूंगा। अब इधर शायद कुछ हो गया हो, उम्र के साथ की आंख से आंख नहीं मिला पा रहे हैं, बल्कि क्लीन चिट दे रहे। कह रहे ना कभी कोई आया था न कोई आया है। मैं पूछना चाह रहा हूं कि आपका डिफेंस मिनिस्टर 18 बार किस जमीन की वापसी की वार्ता कर रहा है? 18 चक्र हो चुके हैं। अरुणाचल में गांव बस गए, उत्तराखंड में आज ही मैं आ रहा तो रास्ते में पेपर पढ़ रहा था, उसमें है कि 2 गांव वहां बस रहे हैं, उस गांव का नाम दिया है, दोनों में समानता है। इन्होंने वो कौन सा टाउन बनाया है, क्या कहा है, 100 स्मार्ट सिटी, वो स्मार्ट विलेज बना रहे हैं। तो दोनों में कुछ तो समानता है कि मोदी जी सबका नाम ले सकते हैं, चीन का नाम नहीं लेते। हो सकता है तमाम सौदे हुए हैं, तमाम अरबों खरबों का व्यापार है, उसमें कुछ मजबूरियां हों। अब क्या है ये तो 24 के बाद पता लगेगा। हमारा सिर्फ ये कहना है कि 2020 से 1500 वर्ग किलोमीटर में जहां हमारे 20 सैनिकों ने शहादत दी थी, उसमें भारत गश्त नहीं कर पा रहा है, घुस नहीं पा रहा है। ये मैंने दिया है। मैं मानता हूं कि हमारी सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर सेना है। अगर उस पर राजनीतिक इच्छा शक्ति ना दी थोपी जाए, इंदिरा जी जैसी राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो 1971 दोहराने की शक्ति अगर किसी में है तो वो भारत की सेना में है, दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना। लेकिन मोदी जी की कुछ मजबूरियां, सामाजिक सद्भाव इधर नष्ट हुआ है। जब भारत का प्रधानमंत्री भाषण देने लगे कर्नाटक में कि जब बटन दबाने जाना तो एक नाम ले लेना, इलेक्शन कमीशन कॉग्निजेंस नहीं लेता। आप अगर आंकड़ों में जाएं, मैंने लिख दिए हैं कि इधर जबरदस्त ढंग से अपराधों में वृद्धि हुई, समाज को विभाजित किया गया है। जो हमारे भाई हैं अनुसूचित जात के, उन पर जुल्म की कहानी बढ़ी, औरतों पर जुल्म की कहानी बढ़ी, और सब हमने लिख दिया है सामाजिक न्याय में। वो आंकड़े आपके पास। सबसे बड़ी बात जो हुई है, जो हमारा 7वां पॉइंट है, लोकतांत्रिक संस्थाएं, उनको या तो इतना कमजोर कर दिया गया है, एक खास कैडर के ऑफिसर्स को ला के, खास विचारधारा के लोगों को ला के, कि वो पंग हो गए और उनमें जबरदस्त दुरुपयोग करके 5-6 सरकारें तो मैं गिना देता हूं आपको, जहां इनका दुरुपयोग करके सरकार बनी, जिसको आप भी इनकार नहीं कर पाएंगे। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, अब दोबारा जनता ने उनको सजा दी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मणिपुर। यहां इन्हीं शक्तियों का दुरुपयोग हुआ, जो ये लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, और इन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग इस तरह हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये क्लियर रहे, जैसे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन किसी पार्टी के होते हैं, वैसे ही सीबीआई, ईडी का उपयोग हो रहा है। और टाइमिंग देखिए, जहां किसी ने विरोध में आवाज उठाई, उसका कोई ना कोई ट्रांजेक्शन निकल आता है, ईडी उसके दरवाजे पे पहुंच जाती है, सीबीआई पहुंच जाती है। जन कल्याण की योजनाएं जो हैं, मनरेगा जैसी योजना का बजट खत्म हो गया। आप देखें अगर तो जो आदिवासी, गरीब, जरूरतमंदों के लिए जो ग्रांट सी कम हो रही है, वजीफे कम हो रहे हैं, सब डिटेल इसमें है, मैं दोहरा नहीं रहा हूं। और 9वां पॉइंट है, जो इस शताब्दी का सबसे बड़ा बयान है जो लोकसभा में दिया गया है। कोरोना जो था, मैं समझता हूं कि 9 सालों में सबसे बड़े मिसमैनेजमेंट की कहानी है तो कोरोना है। राहुल गांधी ने समय से पहले सचेत किया कि यूरोप में कोरोना आ चुका है, चीन में कोरोना आ चुका है, आप इसकी तैयारी कीजिए, तो तैयारी हो गई।
घंटी भी बज गया, घड़ियाल भी बज गया, मोदी जिंदाबाद भी हो गया, पर ये कोरोना बहरा था, उसने मोदी जिंदाबाद नहीं सुना और छोड़ के नहीं गया। इन्होंने इंटरनेशनल फ्लाइट जारी रखी, जबकि ये चीन में था। अगर इंटरनेशनल फ्लाइट उसी समय रोक दी जाती, जब राहुल गांधी ने सुझाव दिया था, तो कोरोना कभी यहां नहीं आ पाता, क्योंकि चीन से न रेल लाइन है, न कार बस आ सकती, हिमालय पर्वत की दीवार। पर इन्होंने, सबको मालूम है क्यों किया था, उस समय जो एक सम्मेलन हो रहा था, इनको चाहिए था कि लोग आए, इसलिए इंटरनेशनल फ्लाइट चलती रही। और करीब जो हमारा आंकड़ा है 47 लाख लोग की मौत हुई। ये है जो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड है। बाकी देहात में 3 दिन खांसी आई, जुकाम हुआ, वो मर गए, उन्होंने कहा जूड़ी बुखार हुई थी, चले गए। और सबसे बड़ा इस शताब्दी का एक बयान जो मुझे अपने राजनीतिक और संसदीय जीवन में अधिक याद रहेगा, कोई जिला नहीं था, कोई शहर नहीं था, और मैं तो उतराता हूं कोई तहसील नहीं थी जहां कोई न कोई ऑक्सीजन की कमी से कोविड का मरीज मरा ना। लेकिन वारे भारत की पार्लियामेंट में, वारे मोदी जी के मंत्री ने जवाब दिया, एक भी आदमी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। ये लोकसभा में जवाब है, किसी चौराहे का जवाब नहीं। तो महानतम है। मैं इसी के साथ कहता हूं, मैं तो पूछूंगा लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं आएगा कि मोदी जी किसी को दीजिए, मेरा तो 15 लाख दे दीजिए, और मैं उनसे कहूंगा आप लोगों का भी दे दें, सिफारिश लगाऊंगा, होगी तो नहीं, मैं भी जानता। मैं उनसे पूछूंगा कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार के हिसाब से 18 करोड़ रोजगार अब तक मिल जाना चाहिए। उसमें तो कुछ नहीं लगता, आजकल कंप्यूटर का जमाना, लिस्ट जारी कर दे 18 करोड़ का। अरे जब 71,000 का खुद बांटने के लिए प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, तो 18 करोड़ होता तो उसका जारी करते हो। तीसरा, 30 रुपए लीटर वाला पेट्रोल कब मिलेगा, 300 रुपए वाला गैस सिलेंडर कब मिलेगा। तो ये सारे मुद्दे हैं, मैंने लिख दिए जिससे आपका समय न जाए। अब मैं आपके सारे प्रश्नों का स्वागत करूंगा, और छत्तीसगढ़ जिस तरह सजा संवरा है, मैं एक बार कहूंगा अपने के समापन में, जय छत्तीसगढ़, जय है भारत। एक एक करके तो इसी विषय से संबंधित सवाल लिया जाए। प्रमोद जी, मेरा आपसे सवाल है, आपने 9 विषयों पे इनसे सवाल किए और आपने ये भी मान लिया कि जवाब नहीं दिया, तो क्या ये मोनोपोली माना जाए प्रधानमंत्री जी का? दूसरी बात इसमें कि आपने बोला कि मित्रवत उन्हें देश भी बेच दिए, तो इनके में देशभक्ति है कि नहीं? पहला सवाल कि क्या उनके अंदर क्या शब्द आपने इस्तेमाल किया? देशभक्ति है कि नहीं, मोनोपोली। जब 13 मार्च से 6 अप्रैल तक भारत के दोनों सदनों में एक नाम लेने के लिए, अडानी का नाम लेने के लिए आ जाए, उसके पहले सदन स्थगित हो जाता है, माइक ऑफ हो जाता है। इसको आप क्या कहेंगे, मोनोपोली या नहीं कहेंगे? या इसको आप क्या कहेंगे, लोकतंत्र? कि एक नाम ना आने पाए, इसके लिए 13 मार्च से 6 अप्रैल तक पूरा विपक्ष, क्योंकि मैं डिप्टी लीडर हूं तो कोऑर्डिनेट राज्यसभा मैं ही करता हूं, सारे दल इकट्ठे हो जाते थे, पर नहीं किया। तो इसको प्रजातंत्र कहूं कि मोनोपोली कहूं? वैसे ये भी है। दूसरा, देशभक्त का प्रमाण पत्र मैं किसी को नहीं देता और किसी को चुनौती भी नहीं देता, लेकिन निश्चित रूप से भारत की जनता के संपत्ति के सार्वजनिक उद्योगों को, सार्वजनिक संस्थाओं को देना देश हित में नहीं है। मैं बस अपने आप को देश हित में नहीं, यही तक सीमित रखता हूं। जी तिवारी जी, ये सवाल सब आपके सही भी हैं, ज्यादातर इनका असर भी जनता पर पड़ रहा है। आप उत्तर प्रदेश से आते, उत्तर प्रदेश में क्यों असर नहीं पड़ रहा है? क्या कारण है वहां बार बार बीजेपी जीत रही है? बार बार कहां जीत गई? परिणाम आया, 2 बार वो जीते, 2 बार वो जीते, मोदी जी, और 2 बार योगी जी। तो मैं तो नहीं समझता कि तीसरी बार जीतने का, मैंने कुंडली दिखवा ली, दोनों का योग नहीं है। चलिए चलिए, पढ़ा लिखा पंडित हूं। अनुज दुबे जी। सवाल है था, हालांकि बात थोड़े दिनों को पुरानी है जी, लेकिन इसमें जिक्र हुआ है बदले की भावना, और बदले की भावना से एक सवाल उठा, राहुल जी की सदस्यता कम करना, फिर वो मकान से जो है
पे आपका नजरिया क्या है? देखिए, अब मुझे बहुत कहना भी नहीं पड़ेगा, नजरिया आप लोगों का भी स्पष्ट है, उससे कहलाना चाहते हैं तो कहला लीजिए। जिस किसी ने पॉलिटिकल सर्किल में मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, एमपी हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, जिसने मोदी जी की खिलाफत की, भाजपा की खिलाफत की, उसके यहां निमंत्रण पत्र पहुंच जाता है और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, मैंने बात की, कहा मैंने मेन बॉडी में है, टाइमिंग देखिए, इधर बोला उधर ईडी चली। तो ये, इसको आप बदले की भावना नहीं कहेंगे, यही तो बदले की भावना है। अरे किसी के खिलाफ कोई आरोप है, किसी के खिलाफ है, तो तब तक आप क्यों इंतजार करते हैं जब तक वो बोल न दे आपके खिलाफ? इसके मतलब बदले की भावना से आप तब काम करते हैं जो वो आपके साथ नहीं होता या आप खिलाफ बोलता है। अब आसाम के मुख्यमंत्री जी के खिलाफ क्या क्या बोला गया, जब से वहां गए वॉशिंग मशीन में धुल के निकले, तीनों पाल के बाद जैसे सफेद कुर्ता पजामा कभी हम लोग पहन लेते हैं वैसे हो गए। देखिए, मैं आपसे 100 सीटें इसलिए कह रहा हूं कि जो हालात हैं, महंगाई एक ऐसी चीज है जिसपे सब प्रभावित है, बेरोजगारी ऐसी चीज है जिसमें हर घर प्रभावित है, भ्रष्टाचार ऐसी चीज है जो मैं कह सकता हूं कि हर घर प्रभावित नहीं तो दूसरा घर प्रभावित। पहले मोदी जी जो कहते थे लोग विश्वास कर लेते थे, अब हिमाचल, दिल्ली नगर निगम और सबसे बड़ा उदाहरण कर्नाटक है कि अब मोदी जी पे लोगों का विश्वास नहीं रहा। और अगर आप मोदी फैक्टर निकाल दें और ये 9 पॉइंट जो मैंने दिए हैं, ये फैक्टर हम जनता तक पहुंचा लें तो 100 सीट नहीं आएगी। दूसरा कारण है, आप याद करें 2014 में भाजपा को वोट की परसेंटेज थी 31.8%, अब बढ़ गई 3-4%। तब सब अलग अलग लड़ रहे थे। देखिए, इस बात को समझिएगा, आज 20 पार्टियां एकजुट हैं, तो उनके वोटों का जब बंटवारा रुकेगा तो 100 सीटें मोदी जी को मिलना मुश्किल हो जाएगी। अगर इसको हम कार्य रूप में परिणित कर ले गए 1:1, यानी एक के सामने एक हम खड़ा कर ले गए, तो 100 सीटों पे हम रोक लेंगे। तीसरा एक बड़ा कारण इसका ये होगा, देखिए हर चीज की अति होती, हद होती, समय होता है। अब अति भी हो गई, हद भी हो गई, समय भी हो गया, और मोदी जी ने मंगवा लिया है सत्ता परिवर्तन के लिए जो सौंपा जाता है, तैयार है मोदी जी। अनिल द्विवेदी इधर फिर इधर, हाँ कांग्रेस की वापसी हो रही है, अलग अलग राज्यों में हमने देखा, हिमाचल से, कर्नाटक से। ऐसा लग रहा है कि देश में कांग्रेस विश्वास हासिल कर रही है देश का। संसद जो है वो लोकतंत्र का मंदिर है, ऐसा तो नहीं आज आपने बहिष्कार कर दिया, कल आप संसद में नहीं जाएंगे। तो ऐसा नहीं लगता है, अभी गुलाम नबी आजाद ने लिखा कि कांग्रेस को संसद का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। इससे आप क्या सहमत हैं? ऐसा लगता है कि देश आप विश्वास कहीं न कहीं कांग्रेस के प्रति। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार होता है। हमारी विचारधारा क्यों है, हम वो स्पष्ट किए देते हैं। दूसरों ने जो दूसरी विचारधारा दी है, ये उनसे पूछा जाए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। हम नहीं जा रहे हैं, उस बैठक में मैं शामिल था। उसके 3 कारण। हमारी राष्ट्रपति जी स्वस्थ हैं, दुनिया में कहीं किसी और देश के दौरे पे नहीं है, इसी देश में है, मतलब भारतवर्ष से बाहर नहीं है, स्वस्थ हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि संसद जिसका उद्घाटन होने जा रहा है उसका मुखिया कौन है, संविधान जो बनेगा उसका मुखिया कौन है, दोनों सदनों का समवेत
संबोधन करने का अधिकार किसको है? जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया है, उसमें प्रथम नागरिक किसको माना है? तो शताब्दियों में अगर एक संसद भवन बने तो संसद की मुखिया और संविधान के मुखिया राष्ट्रपति करें, ये हमारी विचारधारा है। और इस विचारधारा से 20 दल सहमत हैं। अब बहुत से लोग नहीं सहमत हैं, उनकी विचारधारा है। हम तो ये मानते हैं कि वहां महामहिम राष्ट्रपति जी भी रहते, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी रहते, हमारी संसद के जो सभापति उप सभापति जो हैं, उपराष्ट्रपति, वो भी रहते, नेता विरोधी दल भी रहते, लोकसभा के अध्यक्ष भी रहते, हम सब होते सदन में। लेकिन एक चीज सुनिए, क्या इतना बड़ा प्रयोजन हो रहा है तो उसमें सर्वदलीय बैठक बुला के इन सब चीजों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? तो जब आप हमको कोई प्लेटफॉर्म दे ही नहीं रहे कि जहां हम अपनी बात रख सकें, तो हम संवैधानिक मुखिया और संसद के मुखिया से न कराए जाने। संविधान बनाया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, मुखिया है आज एक आदिवासी महिला, उपराष्ट्रपति हैं। अब उपराष्ट्रपति को क्यों हटाया गया मालूम है? प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री से बड़े होते, तो वो रहे तो ये कैसे उद्घाटन करें? तो उनसे भी कहा गया, दोनों देश में है, तो उनको भी रखते, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी रहते, हम लोग सब रहते। ये अगर भाजपा ने बुला लेते, आज बुला ले, बैठक बात कर ले, हम लोग तैयार हैं जाने के लिए। लेकिन राष्ट्रपति का अपमान, संविधान का अपमान, संसद का अपमान हम नहीं सहेंगे। न एक काम तो करेंगे, न उसमें हम भागीदार बनेंगे और न साझीदार बनेंगे जब अपमान होगा। गौरव जी, आपने 5वें बिंदु में कहा बंटवारे की राजनीति, आपका ये आशय है कि हर मामले में बंटवारा मतलब विभाजित करने की राजनीति होगी, क्या ऐसे ही सिंगल को लेके आप नहीं, वो कोई मुद्दा ही नहीं। देखिए, वो कोई मुद्दा नहीं। मैं एक चीज कह दूंगा तो विषयांतर हो जाएगा। ये 9 साल तक क्यों नहीं याद किया? एक मिनट। अच्छा, आप पूछ लो, दोनों काम सामूहिक दे। देखिए, चर्चा पे मैं राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में अपनी राय नहीं रखूंगा। वो हमारे स्वाभिमान का, हमारी आजादी का, हमारे संविधान का प्रतीक है, वो रहना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा। देखिए, अब हर चीज मोदी जी कहते हैं 2014 के पहले ऐसा नहीं हुआ था, तभी हुआ जब 2014 आया। तो 2014 से 2023 तक मोदी जी आप उसको क्यों नहीं लाए थे? क्या तब वो पवित्र नहीं था? क्या तब उसको सांस्कृतिक पहचान नहीं थी उसकी? आपको जब सत्ता स्थानांतरण के आपके समय आया तब क्यों याद आई उसकी? कोई इशू नहीं। अच्छा, राजदंड का क्या होना चाहिए? संसद में राजदंड होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यार, विषय पे रहने दो मेरे भाई। अब आप पूछ रहे हो तो अब ये बताने में लग गया कि हाँ मेरी जानकारी है, मेरा ज्ञान है। अज्ञानी नहीं हो तो बोल जाऊं, अलग चीज है। पर फिर मैं कहूंगा, अब ये लास्ट सवाल, आपके सवाल का जवाब दूंगा, आपका सम्मान करूंगा, लेकिन इतना कहूंगा ये कोई मुद्दा नहीं। मुद्दा है संवैधानिक मुखिया को ना बुलाना, मुद्दा है राष्ट्रपति को ना बुलाना, मुद्दा है संसद की मुखिया को ना बुलाना, राष्ट्रपति को ना बुलाना। क्या भारत के प्रधानमंत्री संयुक्त उसका संबोधन कर सकते हैं साल के पहले? मैं मान लेता किसी कारण से वो नहीं, पर वो तो देश में हैं। अब मेरे ख्याल से ये पुस्तिका का विमोचन माननीय अध्यक्ष जी के हाथों में होगा। मैं अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि वो करें।